दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर लूट का मुद्दा और बड़ा होता जा रहा है। आप सोशल मीडिया में देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग एविडेंस लेके अलग अलग कहानियां लेकर सामने आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये चंदे की लूट का मुद्दा नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग स्थिति में इन्वॉल्व होंगे। हर आदमी के पास कोई ना कोई कहानी है और इससे पूरा का पूरा जो राम मंदिर पे जो ट्रस्ट बनाया गया था सरकार के द्वारा, उस पे भरोसा उठ गया है। अब सवाल इस बात का है कि इसको भरोसे को वापस कैसे लाया जाए। इसका एकमात्र तरीका है कि जिन लोगों ने इस ट्रस्ट को मैनेज किया उनसे कुछ फंडामेंटल सवालों के जवाब लिए जाए, ताकि जनता के सामने अगर स्थिति क्लियर होगी तो जनता का भरोसा वापस लौटेगा। अन्यथा अगर हमने कवर अप करने की कोशिश करी तो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे सब दागदार साबित होंगे। इसीलिए इस स्थिति में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि वो 25 सवाल क्या है जो सोशल मीडिया पे जनता अलग अलग रूप में पूछ रही है। और पूछने का हक इसलिए है कि राम मंदिर ट्रस्ट या राम मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ना वो आरएसएस की प्रॉपर्टी है, ना वो बीजेपी की प्रॉपर्टी है। वो हिंदुओं का एक आस्था का प्रतीक है। हर हिंदू को सवाल पूछने का हक है। और यहां तक कि जो लोग हिंदू नहीं भी हैं, किसी भी संस्था की कार्रवाई के ऊपर किसी को भी सवाल करने का हक होता है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी कही जाती है। इसी को गवर्नेंस कहा जाता है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं डिफेंस में, चाहे वो वीएचपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, वो ये संदेह खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया जा रहा है या इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के जमाने में ये संभव नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री कार्यालय, क्योंकि ये तीन मुख्य रूप से किरदार थे, इनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो जनता के सवाल हैं उनके जवाब पूर्ण रूप से विद एविडेंस जनता के सामने रख दिए जाए। क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी में काम होगा तो विश्वास लौटने लगेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये 25 सवाल क्या है जनता के, ये मैं आपके सामने रखूंगा और 26वां सवाल ये बताएगा कि अल्टीमेटली मुख्य भूमिका किसकी थी। इसीलिए इन 25 सवालों को देखिएगा। आपके सामने मैं एक टेबल के रूप में ये सवाल लेके आया हूं, इंग्लिश में और हिंदी में भी। तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो देख सकते हैं और हिंदी में आज इसकी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे ज्यादातर ऑडियंस हिंदी भाषी। इसीलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत अब हम करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि चंपत राय जी की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनके पास इतने राज होंगे, इतने लोगों की जानकारी होगी कि बहुतों को अब उनसे खतरा होने लगेगा कि अगर चंपत राय जी ने मुंह खोल दिया, ऐसा नहीं हो कि लोगों की जो एक समाज में इमेज है, जो इतने सालों तक लोगों ने अपनी इमेज बनाई, एक झटके में वो दागदार हो जाएगी। आप याद करिए अमेरिका में एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और बाद में जेल में ही उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल इस बात का है कि एप्स्टीन को क्यों मारा गया था? क्योंकि उसके पास अमेरिका के जो बड़े पावरफुल लोग थे, उन सब के राज उसके पास दफन थे। अगर एप्स्टीन ने अपना मुंह खोला होता तो जितने आज इज्जतदार लोग अमेरिका में घूम रहे हैं शायद मुंह दिखाने लायक भी ना होते। कहीं ऐसा ना हो कि चंपत राय जी के ऊपर भी कोई इस तरह की घातक कार्रवाई हो और हम बहुत सारे मुद्दों से हट जाएं और हो सकता है कि बहुत सारे गुनहगार दब जाएं या छुप जाएं। इसीलिए चंपत राय जी की सुरक्षा को बढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक ही एप्स्टीन फाइल का मुद्दा भारत में खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन यह है कि इन सवालों के जवाब जो जनता पूछ रही है मंदिर ट्रस्ट से, सभी मेंबर्स को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक व्यक्ति जवाब ना दे।
क्योंकि हर व्यक्ति कमेटी में बैठा था, हर व्यक्ति का अपना आकलन था। अब सवाल इस बात का है कि हर मेंबर जो ट्रस्टी है, क्योंकि जब वो ट्रस्टी बने थे तो सीधी सी बात है कि उन्होंने जवाबदेही की जिम्मेवारी ली थी। अब वो जवाब देने से अगर पीछे हटते हैं और ये कहा जाता है कि ट्रस्ट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होगा, इसका मतलब ट्रस्टीज अपनी ईमानदारी से, अपनी ट्रांसपेरेंसी से, अपनी अकाउंटेबिलिटी से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। ऐसा करने से उनके ऊपर भी शक गहराने लगेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी बात समाज के सामने ट्रांसपेरेंट रूप में रख देनी चाहिए, ताकि उनकी जो इज्जत है वो समाज में ना दागदार हो। तो दोस्तों, सवाल क्या है, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये सवाल आप ही के हैं। मैंने अलग अलग वीडियो से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चर्चाएं हैं, उनको जब मैं देख रहा था तो इन सवालों को मैं लिख रहा था और ये मैं आपके सामने रखने वाला। पहला सवाल, राम मंदिर के लिए प्राप्त दान के संग्रह, प्रबंधन और व्यय की शासन व्यवस्था क्या थी? किस तरह से पैसा आता था, कौन देखता था, कैसे रखा जाता था? इसका कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल होगा, कोई ना कोई तो एक, जिसको कहा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा कि कौन क्या देखेगा, कैसे रखेगा, कैसे गणना होगी। ये सब कुछ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं, तो क्या बगैर सिस्टम के चल रहा था? तो सबसे पहले तो ट्रस्ट को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि ये पूरा गवर्नेंस होता कैसे था, इसके एसओपीज क्या थे, इसको सार्वजनिक करें, क्योंकि ऑडिट के अंदर ये चीजें जरूरी होती है। अगर आपका कोई तरीका है काम करने का, अगर उसको फॉलो नहीं किया गया तो किसके कहने पे नहीं किया गया, जवाबदेही तय हो सकती है। तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा सवाल, विभिन्न वित्तीय सीमाओं तक खर्च की स्वीकृति देने का अधिकार किन किन व्यक्तियों के पास था? अगर 10 लाख का खर्चा है, 1 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, मेंटेनेंस की कॉस्ट है, लंगर की कॉस्ट है, यहाँ पे वहां पूजा का सामान खरीदना होगा, वीआईपीज जब आते हैं उनके अरेंजमेंट में खर्चा लगता होगा, प्रधानमंत्री जी जब विजिट करते हैं तो बहुत सारा खर्चा होता होगा। इसकी स्वीकृति कौन देता था, किस लिमिट तक किसका अधिकार था, यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से जमीन के घपले और बाकी टेंडर्स में घपले की बात सामने आ रही है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि अल्टीमेटली डिसीजन मेकर कौन था, किसकी क्षमता कहां तक थी, यह जानना बहुत जरूरी है। तीसरा मुद्दा, दान की राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन कौन से वित्तीय नियंत्रण लागू थे? कैसे आप इस घटनाक्रम को रोक सकते थे? क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है तो चेक्स एंड बैलेंसेस तो हर जगह होते हैं। क्या राम मंदिर में चेक्स एंड बैलेंसेस थे? अगर थे तो वो क्या थे और कौन उसका इंचार्ज था? और अगर ये चेक्स एंड बैलेंसेस फेल हुए तो जो इंचार्ज था उससे पूछा जाएगा। तो कोई ना कोई तो ट्रस्टी होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति पूरा सारे डिसीजन हर लेवल पे ले रहा होगा। चंपत राय के साथ कोई ना कोई तो टीम में और भी लोग होंगे, कहीं कमेटी होगी, कहीं 2 लोगों की कमेटी होगी, कहीं 3 की होगी, कहीं 5 की होगी, कहीं 7 की होगी, कहीं पे पूरा एक साथ ट्रस्ट बैठ के डिसीजन लेता होगा। तो ये जानना जरूरी है कि आफ्टर ऑल इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स थे और कौन उसका इंचार्ज था। ये अगर चीज सामने आती है तो बहुत सारे सवालों के जवाब सामने आ जाए। चौथा, क्या सभी दान का सही रिकॉर्ड रखा गया और उनका स्वतंत्र ऑडिट कराया गया? किसने ऑडिट किया, कौन बार बार ऑडिट करता था, इंटरनल ऑडिट के सिस्टम क्या थे, एक्सटर्नल ऑडिट के सिस्टम क्या थे, ऑडिटर्स को किसने अपॉइंट किया और उनकी लिमिट्स क्या थी, क्या उनके कोई ऑब्जर्वेशंस थे? ये कहीं ना कहीं तो लिख के दिए होंगे उन्होंने। क्या आप इनको सार्वजनिक करेंगे? और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं और किससे छुपा रहे हैं? ये सवाल उठ के आएंगे। इसके अलावा 5वां सवाल है कि क्या ऑडिट रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता या कमजोरी का उल्लेख किया गया था? ऑडिटर्स भी क्या वास्तव में ऑडिट कर रहे थे या वो सब यस मैन थे?
जिनको सिर्फ इसीलिए बैठाया गया था कि वो सिर्फ कागज साइन करें? ये जानना भी जरूरी है। तो ऑडिट कंपनियां कौन थी, उनसे भी सवाल किया जाएगा, क्या आपने कुछ गड़बड़ देखी, क्या आपने कुछ नोटिफाई किया? क्योंकि ये जनता का पैसा था। ऑडिटर का काम है सच सामने रखना। क्या ऑडिटर्स ने सच रखा, या वो भी इस चोरी के धंधे में शामिल थे, आंख बंद किए हुए थे, या जानबूझ के इग्नोरेंट थे? सवाल उन पे भी उठेंगे। इसके अलावा क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी ने वित्तीय प्रबंधन को लेकर आंतरिक स्तर पर कोई चिंता व्यक्त की थी? जैसा कि आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने बता दिया था। कोई उनके अकाउंट्स ऑफिसर थे, कोई पुराने कैश कलेक्शन ऑफिसर थे, कैश काउंटिंग ऑफिसर थे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो हम ये बोर्ड से जानना चाहते हैं, ट्रस्ट के मेंबरों से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्होंने ट्रस्टीज को बताया था। तो अब ट्रस्टीज क्या ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या उनको ऐसी जानकारी दी गई थी? इससे ये पता लगेगा कि अगर जानकारी दी गई थी तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी, और अगर उन्होंने कार्रवाई का प्रयास किया तो उनको किसने रोका? ये जानना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी कहानियां ट्रस्टीज के ऊपर भी आने लगेंगी। क्या खरीद फरोख्त की प्रक्रिया पारदर्शी और स्पर्धिक थी? जो प्रोक्योरमेंट था, क्या वो ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव था? जैसे जमीन खरीदी गई या बाकी सामान खरीदे गए, फर्नीचर खरीदा गया, मेटल खरीदा गया, अंदर बहुत सारी सामग्री खरीदी होगी, बहुत सारा प्लम्बिंग मटेरियल खरीदा होगा, बहुत कुछ था। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट वे में ली गई थी या किसी खास व्यक्ति को दे दी गई थी? इस टेंडर की प्रक्रिया क्या थी? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? किस आधार पे सप्लायर्स को आइडेंटिफाई किया गया? क्या ये जानने का अधिकार देश की जनता को नहीं? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर 40% की कमीशन थी, बालू को बेचने का कार्यक्रम था, ईंटों के खरीदने में गड़बड़ थी, बाकी चीजें खरीदने में गड़बड़ थी, ये सब बड़े सवाल। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या ट्रस्ट के मेंबर्स इस बात को सुनिश्चित करेंगे और ट्रांसपेरेंट वे में बताएंगे कि क्या ये प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव थी, और अगर नहीं थी तो वो क्या कर रहे थे? सवाल उन पे भी उठेंगे, सिर्फ जिम्मेवारी चंपत राय की नहीं है। इसलिए जनता ये कह रही है कि पूरे ट्रस्ट को सैक कर देना चाहिए। एक दो आदमियों को दाएं बाएं करने से प्रॉब्लम की समस्या का समाधान नहीं होगा। 8वां, बड़े ठेकों को किसने और किन मानदंडों के आधार पर स्वीकृति दी? कंस्ट्रक्शन का था, फर्नीचर का होगा, बाकी चीजें होंगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, एक एस्पेक्ट वो है। फिर मंदिर की मेंटेनेंस है, सफाई का काम है, लोकल ट्रांसपोर्ट होगा, बाकी मेंटेनेंस के इश्यूज होंगे, कर्मचारी होंगे, सिक्योरिटी के ऑफिसर्स होंगे, बहुत सारी चीजों के टेंडर्स निकले होंगे। किसने दिए, किस आधार पे दिए, किस रेट पे दिए, क्या इसकी कोई प्रक्रिया थी? क्योंकि ये स्टोरीज भी निकल के आ रही हैं कि सिक्योरिटी वाला भी उनका आदमी था, मनी काउंटिंग वाले भी उन्हीं के लोग थे। तो ये किस आधार पे हुए, ये जानना भी जरूरी है। 9वां, क्या किसी ठेकेदार का निर्णय लेने वाले अधिकारियों से व्यक्तिगत व्यवसाय के अन्य संबंध थे? जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या ट्रस्टीज का उनके साथ किसी भी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था? क्या उनसे कोई रिश्तेदारी थी? जो भी व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया, काम दिया गया, क्या उनके और जिन डिसीजन मेकर्स थे उनके बीच में कोई संबंध थे? ये डिस्क्लोजर भी बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत जरूरी है जानना। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत चीजें सामने आनी जरूरी। एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है लैंड प्रोक्योरमेंट को लेकर। क्या भूमि खरीद उचित बाजार मूल्य पर ली गई थी? इसका जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा यह आ रहा है कि साहब अरबों रुपए की जो हेरफेर हुई थी वो वही हुई थी। अभी तो हम छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं, चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े घपले हुए थे वो लैंड प्रोक्योरमेंट पे, क्योंकि लैंड आपको उसी जगह चाहिए थी और बहुत सारे लोग अपनी लैंड देने को भी तैयार थे, वहां के नागरिक,
और कुछ लोग जो लैंड बेचना चाहते थे ट्रस्ट को, उनको मार्केट रेट मिलना चाहिए था। क्या मार्केट रेट से ज्यादा दिया गया? और कितना ज्यादा दिया गया? उस समय मार्केट रेट कैसे पता किया गया? और जिस रेट पे जमीनें खरीदी गई, उसका रेट किस आधार पे तय किया गया? क्या यह सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? इस पे बड़े सवाल। तो मुझे लगता है इसका भी जवाब अलग अलग ट्रस्टीज को अपने एफिडेविट में देना चाहिए। क्या भूमि खरीद से पहले उनकी कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई थी? 2 करोड़ की जमीन अगर 18 करोड़ पे बिकती है, तो क्या ये बोर्ड ने या ट्रस्टीज ने नोटिस किया था? क्या ट्रस्टीज में इस बात को लेकर चिंता या चर्चा हुई थी कि ये जरूरत से ज्यादा महंगी जमीन हम क्यों खरीद रहे हैं? क्या इसको लोगों से नेगोशिएट करके सस्ता नहीं किया जा सकता था? कौन लोग थे जो नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं थे? क्या ये चीजें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? इस बात को भी समझना जरूरी है। क्या ट्रस्टियों और अधिकारियों के लिए हितों में टकराव की घोषणा अनिवार्य थी? क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर था ट्रस्टीज के और उनके निर्णय में, उनके अधिकारियों में, कर्मचारियों में? क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कोई ट्रस्ट में गाइडलाइंस है, या सिर्फ इसको दुकान की तरह और पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह चलाया गया? ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा होती तो जो भी परचेजेस हुई या अपॉइंटमेंट्स हुए, बहुत सारी चीजें वहीं रुक सकती थी। तो अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोटोकॉल नहीं था, तो जिम्मेवारी किसकी थी ये प्रोटोकॉल बनाने की? क्योंकि तो सारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स थे, चाहे वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स थे या बाकी सीनियर लोग थे। ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया में काम कैसे होता है वो बिल्कुल ही इग्नोरेंट थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हिस्सा ही नहीं था आज तक पूरी जिंदगी में। अनाड़ी लोगों को तो अपॉइंट नहीं किया गया था। पीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों को अपॉइंट किया था, तो यही समझ के किया होगा ये लोग काबिल है, कॉम्पिटेंट है। और अगर उनको ये बेसिक चीज नहीं पता थी, तो किस आधार पर अपॉइंट किया गया? तब ये सवाल खड़ा हो, ये जानना भी जरूरी है। क्या इन घोषणाओं का स्वतंत्र सत्यापन किया गया था? मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन होगा और सबने लिख दिया होगा हमारा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्या इसको वेरीफाई कराया गया? क्योंकि एक चीज कही जाती है कानून में, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो जिन लोगों ने डिक्लेरेशंस दिए, क्या उनका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया, या जो उन्होंने कहा उसको फेस वैल्यू पे लेकर और फाइल में दबा दिया गया? ये सवाल बड़े हैं, क्योंकि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, जो मंदिर ट्रस्ट है इसके ऊपर भरोसा किसी को नहीं होगा। चाहे आप कितने भी बयान दे दें, इन सवालों के जवाब जरूरी है। 14वां, क्या किसी व्यक्ति या संस्था को अनुचित या विशेष लाभ दिया गया? एक डिक्लेरेशन चाहिए। कोई खास आदमी है, किसी ने रेफर किया था, सिस्टम को बाईपास करके उसको फेवर किया गया, क्या ऐसा हुआ था? बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो ट्रस्टीज हैं वो अपने अपने एफिडेविट में इसकी जानकारी दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विवाद आ रहे हैं जिसमें यह कहा गया था कि ये तो इनके खास आदमी थे, इनके रिश्तेदार थे, ये आरएसएस का आदमी था, ये बीजेपी का आदमी था, या ये इसी को थोपा गया था। ये सब चीजें अपने आप के अंदर बहुत बड़े सवाल खड़े करती, तो इनका जवाब भी जरूरी है। 15वां सवाल, क्या बड़े खर्चों से पहले सभी कानूनी स्वीकृतियां प्राप्त की गई थी? जो भी एक प्रोसेस होता है कंप्लायंस का, बड़े खर्चे, चाहे वहां पे आपको इतना बड़ा मंदिर बनाना है, आपको वहां पे वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, आपको वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्रवाई करनी होगी, आपने जो इतनी मिट्टी हटाई उसकी जो सैंड डिस्पोजल थी उस पर कार्रवाई करनी होगी, आपने वहां हो सकता है बहुत सारे पेड़ों को हटाया हो, क्या उसकी कार्रवाई करनी होगी? क्या ये सब जानकारी ली गई थी? अगर ऐसा था और सब अप्रूवल्स लिए गए थे, तो उनको भी सार्वजनिक कर देना चाहिए। इससे ये पता लगेगा कि ट्रस्ट ने कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। यह जानना भी जरूरी है। प्रत्येक ट्रस्टी और वरिष्ठ पदाधिकारी की भूमिका क्या थी? इन सबका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था? कौन क्या देखेगा? क्या इसके ऊपर भी तो कोई लेखा जोखा होगा कि आप लोग जनरल मैनेजमेंट देखेंगे, आप फाइनेंस देखेंगे, आप लॉजिस्टिक्स देखेंगे, आप
मंदिर के अंदर का पूजा का कार्यक्रम देखेंगे, आप वीआईपी मैनेजमेंट देखेंगे, आप मंदिर की सिक्योरिटी देखेंगे, अलग अलग को काम दिया होगा ना। तो किन लोगों को क्या काम दिया गया था, अगर वो रूपरेखा भी सामने आ जाए बाय नेम कि कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल था, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं, तो ये पता लगेगा कि ये ट्रस्ट वास्तव में प्रोफेशनल वे में चल रहा था, या सिर्फ लोग इकट्ठे होते थे, चाय पीते थे और घर आ जाते थे, और वहां पे क्या घपला हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं था, कोई लेन देन नहीं था। क्योंकि अब जो घपले सामने आ रहे हैं, ये तो उनकी जवाबदेही तब तय होगी ना जब ये पता होगा कि किसकी क्या जिम्मेवारी थी। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो था ट्रस्ट का, वो तो सामने रखना चाहिए, ये जरूरी है। 17वां सवाल, क्या ट्रस्ट की बैठकों की कार्रवाई का सही रिकॉर्ड रखा गया? मिनट्स ऑफ मीटिंग बने होंगे, जब इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं तो मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे। ये सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग ट्रस्ट की वेबसाइट पे सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? सार्वजनिक संस्थाएं, जब भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय या डिपार्टमेंट अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग सार्वजनिक करते हैं, तो ट्रस्ट में जहां पब्लिक का पैसा आता है, ट्रस्ट का अपना तो कुछ नहीं, ट्रस्ट का अपना एक पैसा भी नहीं, ना बीजेपी के पास अपना कोई पैसा है, ना आरएसएस के पास अपना पैसा है। कारण बहुत सिंपल है, इनके पास कोई फैक्ट्रीज तो नहीं, ना बीजेपी कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ना आरएसएस कोई कमर्शियल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ना मंदिर ट्रस्ट। ये सब के सब समाज सेवा में है, तो ये चंदा इकट्ठा करते हैं, सब जगह से इनको चंदा मिलता है, तभी ये संस्थाएं चलती हैं। तो जब आप जनता से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? किस बात का डर है? किस बात को हम छुपाते हैं? जिस जनता ने पैसा दिया उसी से ही हम छुपा रहे हैं। जिस देश की जनता ने राम मंदिर बनाने में समर्थन दिया, सच्चाई हम उसी से ही छुपा रहे हैं, तो भरोसा कैसे आएगा? तो इसीलिए जरूरी है कि जितने मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं, इस पे रूल आज भी बन जाए, और जितने पुराने हैं उन सबको डेट वाइज मंदिर की जो वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाए कि ट्रस्ट ने क्या क्या निर्णय लिए, क्या हम उम्मीद कर रहे हैं, और आने वाले समय में क्या होगा, और आज से पहले क्या हुआ था। बहुत सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं, घोटाले होते हैं, ये सब बंद हो जाए। क्या ट्रस्ट इतनी हिम्मत करेगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, या अभी भी कहीं ना कहीं मन में जोर है, या कुछ ना कुछ घोटाला करने की क्षमता वहां रखना चाहते हैं? इस बात को समझना जरूरी है। सवाल 18वां, क्या कोई महत्वपूर्ण निर्णय औपचारिक बैठकों के बाहर भी लिया गया था? कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में तो रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन जैसे चांदी को गला के उसको ब्रिक्स बना दिए गए या बिस्किट बना दिए गए, ये निर्णय किसका था? कहां पे उसको गलाया जाएगा, कौन उस पर निगरानी रखेगा, उसका रिकॉर्ड कीपिंग कौन रखेगा? क्या इस पे किसी की नजर थी? आपने अगर 100 किलो चांदी भेजी और वापसी 80 किलो आई, कैसे पता लगेगा? तो सवाल इस बात का है कि ये निर्णय क्या ट्रस्ट की मीटिंग में लिए गए थे? किसको इंचार्ज बनाया गया था? कौन जिम्मेदार है? क्या ये जानने का हक नहीं है? इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या अनियमितताओं की सूचना देने के लिए विसल ब्लोअर व्यवस्था थी? क्या विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन पॉलिसी थी ट्रस्ट में? क्योंकि बहुत जरूरी था, सब तरफ पैसा बिखरा हुआ है, चोरी होना बहुत आसान है, लालच इंसान की कमजोरी है। अब सवाल इस बात का है, क्या विसल ब्लोअर पॉलिसी थी? क्योंकि जिन जिन लोगों ने कहा ट्रस्ट को कि हमने ट्रस्ट को आगाह किया था कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उन सबको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये तो विसल ब्लोअर पॉलिसी के अगेंस्ट काम हो। इसका मतलब जिन लोगों ने विसल ब्लोअर्स को निकाला, सबसे पहला शक तो उन्हीं पे है कि वो चोरों को क्यों बचा रहे थे। उनका ही कोड ऑफ कंडक्ट पे सबसे पहले सवाल उठना चाहिए। विसल ब्लोअर ने किसको बताया, ये सार्वजनिक है, और उस व्यक्ति ने क्या कार्रवाई करी, ये सार्वजनिक नहीं है। तो विसल ब्लोअर्स ने जिस जिस के बारे में जिस जिस को जानकारी दी, उन ट्रस्टियों से क्या जवाब नहीं बनता?
उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने विसल ब्लोअर की बात को क्यों सीरियसली नहीं लिया। ये जवाबदेही हर ट्रस्टी की है, वो भाग नहीं सकते। इसके अलावा 20वां पॉइंट, क्या दानदाताओं, कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति की शिकायतों की जांच की गई? बहुत सारी शिकायतें गई होंगी, लोगों ने ईमेल भी किए होंगे, चिट्ठियां भी लिखी होंगी, 1-to-1 भी बताया होगा। क्या इनकी जांच की गई? क्या वो रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होने चाहिए? क्योंकि चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे वो सेबी है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, वो ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, उसका जवाब भी सार्वजनिक होना चाहिए। ट्रस्ट ने क्यों नहीं की? किसको छुपा रहे थे? किस पे पर्दा डाल रहे थे? क्या सवाल नहीं बनते? तो ये जनता का सवाल है कि आप क्या जवाब देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। 21वां नंबर, क्या बाहरी ऑडिटरों को सभी अभिलेखाओं तक बिना रोक टोक पहुंच दी गई, या सिर्फ जो कागज दिखाए गए उतने ही थे? प्रॉपर ऑडिटिंग की गई या नहीं? इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट? क्योंकि मेरा तो ये कहना है भारत सरकार को या फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। अगर आपको वास्तव में मंदिर की इज्जत बचानी है, साख बचानी है, तो आपको फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहिए। जिस दिन से मंदिर ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, डे 1, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जितना कलेक्शन हुआ है आज तक, वो सबका ऑडिट होना चाहिए। और उससे पहले जो शिलाएं इकट्ठी की गई थी, जो वहां वर्कशॉप थी, उसमें लोगों ने जो चढ़ावा चढ़ाया था, उसका भी ऑडिट जरूरी है। अगर आप वास्तव में ईमानदारी से चाहते हैं कि जनता राम मंदिर पे उतना ही भरोसा करे जितना पहले था, ये ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। क्या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल और स्वीकृत दस्तावेजों को सुरक्षित रखे गए हैं? आज तक जितना कम्युनिकेशन हुआ, अगर हैं तो उनको सार्वजनिक कर दीजिए। आरटीआई से भागने का मतलब है कि पर्दा डालना। जब आपने कुछ गड़बड़ की नहीं तो आप छुपा क्यों रहे? आप कह रहे हो कि सब काम ईमानदारी से हुआ, तो फिर आरटीआई से क्यों भाग रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? क्या ये उचित है? क्या ये इससे आपकी साख बढ़ेगी? ये अपने आप में एक सवाल आ जाता है। 23वां नंबर, कौन कौन से निर्णय सामूहिक रूप से लिए गए और कौन से व्यक्तिगत स्तर पर लिए गए, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि घपला जो हुआ वो सामूहिक रूप से हुआ या व्यक्ति विशेष की कार्रवाई के कारण हुआ। इससे आपको अपने सिस्टम को सुधारने का मौका मिलेगा और जनता को भी लगेगा कि नहीं, ट्रस्ट की गलती नहीं है, इंडिविजुअल की गलती, तो भरोसा लौटेगा। तो क्या जो ट्रस्ट है वो इसको सार्वजनिक करेगा? जनता के सवाल है। 24 नंबर, इतनी बड़ी जन आस्था और दान आधारित परियोजना में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय थे? कौन से चेक्स बैलेंसेस आपने किए थे, सिक्योरिटी सिस्टम थे, ताकि ये घपले ना हो स्टार्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टिल डेट? क्योंकि ये तो चोरियां वो हैं जो पकड़ी गई या सामने आई, ऐसी बहुत सारी चोरियां होंगी, घपले होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए। तो ये जानना जरूरी है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस थे और उनको किसने वेरीफाई किया। क्या ऑडिटर्स ने उन सब चीजों को चेक किए? वो रिपोर्ट्स कहाँ है? सार्वजनिक करना जरूरी है। अगर आपने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया, चोरी नहीं की, घपले नहीं हुए, ईमानदारी से ट्रस्ट को चलाया, तो ट्रांसपेरेंसी से अच्छा कुछ नहीं होता है विश्वास जीतने के लिए। तो ट्रस्ट को ये करना चाहिए। और 25वां नंबर, क्या सत्य का पता लगाने के लिए किन दस्तावेजों और किन गवाहों की आवश्यकता होगी? क्या ट्रस्ट ये बताएगा कि जब एसआईटी की जांच चल रही है तो कौन कौन से दस्तावेजों की जांच हो रही है और कौन कौन गवाह होंगे? उनकी सुरक्षा की दृष्टि से शायद आप उनके नाम जाहिर ना करें, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेजों को देखा जाएगा। ये कहना कि सभी, ये एक वेग स्टेटमेंट है। आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेज, क्या वहां पे एसओपीज हैं, ऑडिट प्रक्रिया है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, बाकी जो चीजें हैं उसको समझना जरूरी है।
और आखिरी सवाल, क्या ट्रस्ट को पीएम या पीएमओ से बार बार निर्देश मिले और किन मुद्दों पे चर्चा होती थी? क्योंकि ये कहा जाता है कि पीएम ने ट्रस्ट बनाया, पीएम के लोग ट्रस्ट में थे, तो बातचीत तो होती होगी, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू मैसेंजर। अब सवाल इस बात का है कि पीएम या पीएमओ से ट्रस्ट का रास्ता रहा, अगर हाँ तो कब तक, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती थी, क्या ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस समय देश का भरोसा तो प्रधानमंत्री पे है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या इन सवालों के जवाब ट्रस्ट देगा विद एविडेंस, सिर्फ खाना पूरी नहीं, विद एविडेंस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रस्ट पे भरोसा नहीं होगा। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, चंपत राय जी की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि उनके पास सबका हिसाब किताब, वही सबसे जो बड़े कर्ता धर्ता थे, ओवरऑल कार्रवाई उन्हीं की निगरानी में होती थी। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि किसने क्या घपला किया और कौन कहां किस पोजीशन पे बैठा है और किस किस के हाथ गंदे। चंपत राय जी को हटाने के लिए भी साजिश हो सकती है। अभी तो ट्रस्ट से हटाया है, हो सकता है कि दुनिया से भी हटाने की साजिश हो, ताकि एविडेंस ही ना बचे और कवर अप हो जाए, क्योंकि एप्स्टीन के साथ भी यही हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि चंपत राय जी भारत की राजनीति में एप्स्टीन बन जाए। जानकारी भी उनके पास है और खतरा भी उन्हीं पे ही है। तो निवेदन है दोस्तों कि आप भी इस बात पे नजर रखें, और अगर आपको लगता है कि ये 25-26 सवाल इंपॉर्टेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, और इसके अलावा भी अगर आपके सवाल हैं तो भी वो कमेंट बॉक्स में डालिए। जनता के सवाल सामने रहेंगे, मुद्दा यह है कि क्या ट्रस्ट जवाब देगा। इससे पता लगेगा कि वहां पे क्या ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। सवालों के जवाब बताएंगे सच क्या है। उम्मीद है दोस्तों आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।